ये सीन तो याद होगा ना, बॉर्डर मूवी का ये सीन, जब सनी देओल पाकिस्तान के सामने कई बार अकेले टैंक से भिड़ जाते हैं और देखकर उस समय ऐसा लगता है कि काश, मतलब जो वीरता हमारे ये सैनिक दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा करने का अवसर मुझे मिल जाता। कई बार मन में आता है ना, जब हम सनी देओल को देखते हैं कि फौज के अंदर दिखाई दे रहा है, हम अक्षय कुमार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यही काम तो करना है, और ये भावना अंदर से आती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता था कि बस मुझे यही तो करना था, और अगर आप 10th पास हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए है। हर वर्ष हजारों भर्तियां आती हैं इसी बीएसएफ जैसी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आप सबके समक्ष, लेकिन कई बार हमको पता नहीं चल पाता। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दरअसल मैं बात करने वाला हूं आज एसएससी जीडी, यानी कि वो एक भर्ती जिसके अंदर जब हम बात करते हैं कि एग्जाम निकालो और कई सारी सी फोर्सेस में जाने का अवसर पालो, वो चाहे बीएसएफ हो, वो चाहे सीआईएसएफ हो, वो चाहे सीआरपीएफ हो। हर एक अलग अलग अगर मैं बात करूं तो जितनी भी हमारी होम मिनिस्ट्रीज के साथ रिलेटेड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनके अंदर जितनी भी आपकी ये फोर्सेज आती हैं, उनमें जाने का मौका आप सभी के समक्ष हर वर्ष आता है। एसएससी जीडी एक्चुअल में क्या होता है? एसएससी जीडी एक परीक्षा होती है जो हर वर्ष कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके थ्रू आप सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, मैं बात करूं तो एसएसबी हो गया, असम राइफल्स हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन जैसी अलग अलग फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 10वीं पास होने पर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप 10वीं पास है, आपके लिए भर्ती है। पूरी एलिजिबिलिटी बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक योग्यता बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, क्या काम करना होगा आपको। तो काम आपको अलग अलग फोर्सेस के अकॉर्डिंग अलग अलग करना होगा। ऐसा नहीं होता कि आप सीआरपीएफ में हैं तो भी आप एक ही काम कर रहे हैं, आप बीएसएफ में तो भी आप एक ही काम कर रहे हैं, आप आईटीबीपी में तो भी आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर किसी के लिए जगह अलग है, हर किसी के लिए कंडीशंस अलग हैं, हर किसी के लिए चैलेंजेस अलग हैं। क्या क्या चीजें होंगी उन पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ बचपन से ही दिल के क्लोज रहते, मतलब बहुत ज्यादा दिल के पास में है। ऐसा लगता है देखकर, मतलब जब जब मूवीज देखी तो लगा कि बस ये फौज की वर्दी पहननी है, फौजी बनना है। और हर बच्चे का एक बार दिल में जरूर आता है बचपन के अंदर कि मुझे फौजी बनना है। और सबसे ज्यादा उसमें हमें जब देशभक्ति के लिए इंस्पायर करते हैं वो मूवीज करते हैं, बॉर्डर जैसी मूवीज, जहां वाकई में हमारे देश के सैनिकों की असली कहानियों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। सोच कर देखो, जब वो पर्दे पर इतनी भयानक लगती है, इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो असलियत में जब वो योद्धा ये कारनामे करते होंगे जंग के मैदान पे, तो कैसा फील होता होगा। लगता है ना कि बस वो युद्ध का मैदान, वो एक मैदान में उतरने को मिल जाए। तो बीएसएफ क्या होता है उस पर बात करते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि बीएसएफ कहां पे कार्यरत होती है। जनरली जो सामान्यतः बीएसएफ होती है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कार्यरत होती है। अब कई लोगों के सवाल में मन में सवाल आता है कि सर, क्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही बीएसएफ होगी और कहीं बीएसएफ देखने को नहीं मिलेगी? तो भाई, जिस पाकिस्तान को 1971 में हमने जीता था और फिर बांग्लादेश का नाम दिया था, याद होगा आपको, पाकिस्तान के सैनिकों ने जब सरेंडर किया था, भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था 1971 की उस जंग में, तब भारत ने उस पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया था। तो बीएसएफ भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी कार्यरत रहती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है सर? क्या हमेशा लड़ाई? नहीं, हमेशा लड़ाई नहीं होता। घुसपैठ को रोकना है, वहां से कोई भी अवैध सामग्री अंदर तो नहीं आ रही, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का इलीगल कोई काम तो नहीं चल रहा, उन सब चीजों को देखना है, बॉर्डर्स की रखवाली करनी है। सोच के देखो, अगर वो बीएसएफ वाले सैनिक वहां पर ना बैठे हों, जब उतने के बावजूद भी लगातार घुसपैठें होती रहती हैं, तो सोच के तो देखो कि वैसे कितनी घुसपैठ होंगी। वो सब कुछ हम जो कवर करते हैं वो किसके अंतर्गत होता है? वो बीएसएफ के अंतर्गत होता है। तो बीएसएफ पर जो सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो अवैध गतिविधियां होती हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे तो बीएसएफ के साथ साथ एक और हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है, चीन। सब जानते हो, बायकॉट चाइना बहुत बार चला हमारे देश के अंदर मूवमेंट। गलवान की घाटी का युद्ध भी याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी एक लड़ाई याद होगी जहां बिना असला बारूद की लड़ाई हुई है ना, सैनिकों ने गुम्मा मार के गिरा दिए थे चीनी। तो वो अगर मैं बात करूं, वो कौन सा बॉर्डर होता है जहां पर सर मतलब जब हम बात करते हैं चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पर बीएसएफ काम नहीं करती? नहीं, वहां कौन काम करता है? वहां करती है आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी कि अगर हम बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये कहां पे कार्यरत होता है? ये आपका भारत और चीन के बॉर्डर पर कार्यरत होता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा बॉर्डर लगता है चीन के साथ, उस सब पर आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। इनका काम होता है कि चीन के थ्रू जो गतिविधियां हो रही हैं, इलीगल चीजें अंदर आ रही हैं, या लोग बाहर जा रहे हैं, या बाहर से अंदर घुसेड़े जा रहे हैं, उन सब की रोकथाम करना है। क्योंकि आप सबको पता है कि चाइना को एक ही देश से डर लगता है,
विश्व के अंदर, वो है भारत। चाइना को लगता है कि भारत कभी भी शक्ति ना बन जाए, क्योंकि अगर भारत के हाथ में वो शक्ति आ गई तो वो चाइना को कभी भी रोक सकते हैं। वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस आईटीबीपी के बाद एसएसबी थोड़ा शांतिप्रिय इलाका है, और आप में से बहुत सारे से लोग जब कभी पूर्णागिरी मां के दर्शन करने गए होंगे तो वहीं नेपाल का बॉर्डर लगता है, याद होगा आप लोग को। तो नेपाल बॉर्डर पर जो कार्यरत हैं वो है हमारे एसएसबी के जवान, सशस्त्र सीमा बल। ये बहुत शांतिप्रिय इलाका रहता है, क्योंकि नेपाल से उतनी हमारी कभी युद्ध वाली स्थितियां नहीं बनी। और नेपाल और भूटान की अगर हम बात करें तो ये वाले जितने भी आपके पूरे के पूरे सीमाएं हैं वहाँ एसएसबी कार्यरत रहती है। और इसका भी सेम काम है कि वहाँ से कोई अवैध गतिविधि ना हो। कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे खासतौर पे अगर हम बात करें तो सोना वगैरह है, गोल्ड वगैरह है, उसको लाना ले जाना, ये सब तस्करियाँ बहुत चलती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ, पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली आपकी फोर्स रही है सीआईएसएफ। आपको याद होगा कंगना रनौत जी वाला वो एक इंसिडेंट है ना। सीआईएसएफ होती है आपकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स, और ये कहां पे कार्यरत होती है, जहां भी गैदरिंग होती है ना देश के अंदर, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे वो हमारे कोई भी ऐसे स्थान हो जहां पर लोग घूमने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, देखने आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, इन सभी जगहों की रखवाली करने का काम किसका है, सीआईएसएफ का होता है। देश के अंदर कोई भी जितनी भी हमारी ढांचे हैं, जितने भी हमारे ये स्ट्रक्चर हैं, उन सबकी सेफ्टी जो प्रदान करती है वो सीआईएसएफ करती है। सीआईएसएफ को विद्यार्थी इसलिए भी ऑप्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि सीआईएसएफ में आपके पास मौका होता है थोड़ा पढ़ाई करने का, क्योंकि आपकी ड्यूटी मान लीजिए 8 घंटे की है, आप उसके बाद पढ़ाई कर सकते हैं। आप देश के अंदर हैं, खासतौर पर दिल्ली वगैरह में अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो सीआईएसएफ बहुत अच्छा मौका होता है आप सबके पास। दिल्ली मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, है ना, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा जगह आप देख सकते हो, लाल किला है, या मैं बात करूँ तो आपका चाहे इंडिया गेट हो गया, वहाँ सब जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, वो सीआईएसएफ का काम होता है। उसके बाद आती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आप सबको पता है, जब जब दंगों की बात आती है सबसे अग्रसर जो लाठी लेके आ जाते हैं वो सीआरपीएफ होते हैं। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा अपने गांव वगैरह में भी कहीं पर भी, तो सीआरपीएफ के सैनिक तैनात किए जाते हैं। सीआरपीएफ क्या करती है, सीआरपीएफ होती है जो देश के अंदर के एक तरह से कह सकते हो जितने भी अराजक तत्व हैं उनसे लड़ने का काम कर रही है। आंतरिक सुरक्षा जो देश को प्रदान कर रही है, अंदर से जो सुरक्षा प्रदान कर रही है वो आपका सीआरपीएफ है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, ये भी आप जीडी के थ्रू ही जा सकते हैं। सीआरपीएफ में जाने का अगर आपका मन है, आपने देखा होगा कई बार, लगता होगा कि सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करते, समझ में नहीं आता, इसकी वैकेंसी कब आती है पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जीडी के थ्रू ही होती है, अलग से नहीं आती। इसके बाद अगर हम बात करें तो असम राइफल्स। असम राइफल्स क्या होता है, असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है दोस्त जो आपातकाल में सबसे ज्यादा काम करती है। कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं कोई और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, वहां सबसे ज्यादा जो लोगों की मदद करने का काम है, खासतौर पे चिकित्सा की सहायता देनी है या कोई और सहायता प्रोवाइड करनी है, किसी को खाने की सहायता पहुंचानी है कहीं तक बाढ़ के इलाकों में, उन सब जगहों पर जो सबसे ज्यादा कार्यरत रहती है वो असम राइफल्स रहती है। ये उग्रवाद के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। जितने भी आपके लोग हैं जो थोड़ा उकसा कर लोगों को लड़ाइयाँ वगैरह करने के लिए निकल जाते हैं देश के अंदर, एक तरह से कह सकते हो अशांति का वातावरण फैलाते हैं, उन सब से लड़ने के लिए असम राइफल्स हमेशा तत्पर रहती है। और असम राइफल्स की एक और खासियत है कि युद्ध के समय पर बॉर्डर पर जाने के लिए भी असम राइफल्स तत्पर रहती है। अगर युद्ध में जरूरत पड़ रही है सैनिकों की तो असम राइफल्स के जवान वहां भी तैनात होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसएसएफ, सचिवालय सुरक्षा बल। एसएसएफ जो होता है, अब देखो एसएसएफ एक तरह से कह सकते हो तुम प्राइम वैकेंसी मानी जाती है जीडी की, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग है ही आपकी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जितने भी आपके सचिवालय वगैरह हैं, इन सब की सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है सचिवालय सुरक्षा बल, उसका नाम ही है। वो क्या है, वो एसएसएफ के हाथ में होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वो एसएसएफ को चुनते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी वैकेंसी भी कम रहती है और कई बार कट ऑफ भी हाई चली जाती है एसएसएफ की। इस पर भी आगे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अब थोड़ा सा बात करता हूं आप सबको समझाने के लिए कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होगा, तो मैं आपको सीधा सिंपल सवाल बताता हूं, आप 10वीं कक्षा पास हो, आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। आपके मन में सवाल आएगा, सर मेरे तो 40% है तो भी भर दूंगा, हाँ भर दोगे। मेरे 45% है, हाँ भर दो। 50% है, भर दो। 60% है, भर दो। परसेंटेज मैटर नहीं करती। आप किसी भी विद्यालय से मान्यता प्राप्त आपका विद्यालय होना चाहिए सरकार द्वारा, और अगर आपने उससे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन 10वीं कक्षा अगर मैंने कर रखी है और मेरी उम्र अगर 40 साल है या 45 साल है तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? उम्र भी जाननी जरूरी है ना। तो उम्र कितनी होती है? अगर सामान्यता बात करूं, आप एक सामान्य एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष। अगर मैं बात करता हूं कि सर 18 से 23 वर्ष, अगर हम ओबीसी है तो भी 18 से 23 वर्ष, हम SC ST में आते हैं तो भी 18 से 23 वर्ष, नहीं भाई,
अगर आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। 18 से 23 की जगह आप 18 से 26 वर्ष तक फॉर्म भर पाओगे। और अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हो तो आप 28 साल तक फॉर्म भर पाओगे। आप एक्स सर्विसमैन हो जनरल के तो आप 26 साल तक, ओबीसी के तो 29 साल तक, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो SC ST के तो आप 31 साल तक फॉर्म को भर पाओगे। वो पूरी छूट आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है? नौकरी क्या ऐसी मिल जाएगी? नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करते हैं दोस्त, समझिएगा। देखो, सबसे पहले इसमें आपका एक सीबीटी होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर MCQ क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 80 प्रश्न होंगे, अभी और डिटेल में बताऊंगा इसको। वो क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका फिजिकल होगा। 2 पेपर नहीं होते, एक ही बार में पेपर हो जाता है। फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, वहां आपकी लंबाई चेक होगी, आपको दौड़वाया जाएगा। उसके बाद अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, आपका मेडिकल चेकअप होगा कि भैया तुम फिट हो कि नहीं हो, और अगर आप फिट हो तो आपके पास नौकरी है। अब देखो, समझो क्या होगा। सबसे पहले सीबीटी की बात करते हैं कि सर ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 80 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक भाषा ले रखी है तो उसके 20 प्रश्न आएंगे, और आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 80 प्रश्न आएंगे। 160 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा सर? 2 नंबर का होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। मतलब हमको कुल मिलाकर ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना जरूरी है। देखो, वैसे तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं छोटे से आपको एक बार ओवरव्यू करके हिंदी में यहां पे लिखा है, मैं समझा देता हूं सिलेबस क्या क्या है। रीजनिंग के लिए जो मुख्य टॉपिक बनते हैं वो है एनालॉजी, ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट। बात करें तो आपका अगर हम तो डायरेक्शन डिस्टेंस, और आपका सिलोगिज्म का चैप्टर, डिक्शनरी वर्ड का चैप्टर, ब्लड रिलेशन का चैप्टर, डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारे चैप्टर आते हैं। ये तो सारे एग्जाम में आते हैं। हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यही तो पढ़ते हैं। हाँ, वही तो है। आपको क्या करना है, आपको विषय पढ़ना पड़ेगा। आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि एग्जाम पढ़ते बैठे हैं। आपको सोचना पड़ेगा मुझे रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ लेता हूं। अगर सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि जनरल अवेयरनेस में सर कहां कहां से प्रश्न बन जाते हैं, तो भाई खेल से प्रश्न बहुत बनते हैं, इतिहास से प्रश्न बहुत बनते हैं। मैं बात करूं तो हमारे करंट से, मतलब जो तुरंत की जो स्थिति चल रही है उस पर प्रश्न बहुत बनते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भूगोल क्या था, हमारी राजनीति क्या है, भारत का संविधान क्या है, नृत्य से प्रश्न बनते हैं। इन सभी जगहों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। अगर हम बात करते हैं सर मैथ्स के अंदर कहां कहां से प्रश्न आते हैं, तो मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्त, तो आपका जितना भी होल नंबर का चैप्टर है, आपकी मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, आपका डेसिमल का चैप्टर है, फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, आपका इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। अगर हम बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर है, और बाकी आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इन सभी पर रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में बहुत बेसिक आती है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसकी हिंदी में बहुत कुछ आता है, नहीं भाई, बहुत बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। गद्यांश आ जाएगा, तत्सम तद्भव आ जाएंगे, विलोम शब्द आ जाएंगे, समानार्थी शब्द आ जाएंगे, मुहावरे लोकोक्ति आ जाएंगी। बस बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं देखने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका, अगर हम चलो रिटर्न निकाल लिया, फिजिकल कैसे पता चलेगा कि मैं फिजिकली फिट हूं, तो फिजिकल में एक होता है आपका स्टैंडर्ड का टेस्ट। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा, तो स्टैंडर्ड के अंदर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो जनरल में आपकी कैटेगरी के अंदर आपकी हाइट जो है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, अगर आप लड़के हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो, और लड़की हो तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको छूट मिल जाएगी, आपकी हाइट 162.5 है लड़कों में, और लड़कियों में 150 सेंटीमीटर है, चलेगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं एसटी से आता हूं और मैं बात करूं तो मैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से आता हूं, तो लड़के हो तो 157 सेंटीमीटर की हाइट, और लड़कियों की 147.5 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी। अगर हम एसटी लेफ्ट विंग से आते हैं, अफेक्टेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से आते हैं, तो 160 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट और आपका 147.5 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट चलेगी। बाकी जो गढ़वाल से आते हैं, कुमाऊं से आते हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, ये जितने भी आपके असम, हिमाचल प्रदेश वाले हैं, जम्मू कश्मीर वाले हैं, लड़कों की हाइट 165 और लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर मान्य होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ अलग अलग स्टेट के हिसाब से
भी हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी छूट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, चलिए ये भी अगर मैं मान लेता हूं कि हाइट तो मेरे हाथ में है, मेरी अगर फिट है तो मैं फिट हूं, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लड़कों के लिए चेस्ट भी चेक किया जाता है। नॉर्मली आपका 80 सेंटीमीटर का चेस्ट हो और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो जाए, मतलब 85 सेंटीमीटर तक चला जाए। सबके लिए नहीं भाई। अगर आप एसटी से आते हो तो 76 से 81, अगर आप यही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल, कुमायूं से आते हो तो 78 से 83, और अगर आप नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट वगैरह से आते हो तो 77 से 82 सेंटीमीटर तक आपका सीना होना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा फिर कुछ और होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है दौड़, आपकी एफिशिएंसी जिसमें चेक की जाएगी। लड़कियों की दौड़ होती है इसके अंदर 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में, और अगर वो लड़की लद्दाख से बिलोंग करती है तो 800 मीटर की दौड़ होती है 5 मिनट में। लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा है। हाँ, लड़कों की दौड़ होती है 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, और अगर वही लड़का लद्दाख से बिलोंग करता है तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी होगी। और दौड़ अगर मैंने मार दी तो, अगर आपने दौड़ मार दी तो दोस्त आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने पर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे अपना घर भी तो चलाना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्त, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो केंद्र सरकार की नौकरी में सबसे बड़ी चीज ये समझो, सैलरी से कहीं ज्यादा अलाउंसेस मैटर कर जाते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार आपको अलाउंसेस मतलब होता है कि आपको सैलरी के अलावा इतनी सारी चीजें दे देती है कि आपको कई बार सैलरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 रुपए तक वेरी करेगी, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का आपको अलाउंस मिलेगा, आपको रहने का एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, आपको डेरेंस अलाउंस मिलेगा, मतलब आपको महंगाई का भत्ता मिलेगा। उसके आधार पर आपको इतने भत्ते मिल जाते हैं, चिकित्सा का अलग मिलता है, कार्ड बन जाता है कैंटीन का, बहुत सारे से अदर बेनिफिट हैं जो सैलरी से कहीं ज्यादा है। सरकारी नौकरी को लोग चाहते ही इसलिए हैं कि उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में लोग पैसा कमा ले रहे हैं लेकिन खर्चा उतना ही हो जा रहा है। सरकारी वाला क्या कर रहा है, कमा कम रहा हो लेकिन खर्चा है ही नहीं। कैंटीन का कार्ड मिल जाता है, मेडिकल के लिए सरकार की तरफ से चीजें फैसिलिटी मिल जाती है, रहने का खर्चा मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। आजकल महंगाई तो सबसे ज्यादा मार देती है, तो सैलरी अच्छी खासी आपको आखिरी में पड़ जाती है। तो अगर इसके बारे में कुछ और भी आपको जानना हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। और बाकी आप बताना आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को।